ये साइड बैठ जा। बैठिए। जय हिंद। एग्जाम चेसा परिवार में आप लोगों का दिल की असीम गहराइयों से अभिनंदन स्वागत करता हूं। आप सुन रहे हैं विजय कुमार को। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज होगा अप्रैल। चलिए अप्रैल माह। विश्व वन्य जीव दिवस। विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च। अपना जवाब दीजिएगा सब। विश्व वन्य जीव दिवस। हाँ अपना अपना है। विश्व वन्य जीव दिवस बोलिए। 3 मार्च क्या बोले? अप्रैल का? हाँ अप्रैल है। अच्छा चलिए। विश्व स्वास्थ्य दिवस। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल। आप जवाब दीजिएगा। वीरता दिवस। वीरता दिवस। वीरता दिवस। हाँ वीरता दिवस। हाँ 8 अप्रैल। आप बताइए। 9 अप्रैल। वीरता दिवस हो गया 9 अप्रैल। बताइए। अम्बेडकर जयंती आपका। मेरा 14 अप्रैल। 14 अप्रैल। अम्बेडकर जयंती 14 अप्रैल। अम्बेडकर जयंती 14 अप्रैल। बताइएगा आप। विश्व वानिकी एवं विश्व वानिकी दिवस। विश्व वानिकी दिवस। हाँ विश्व आप बताइए। 23 अप्रैल। 14 अप्रैल। नहीं फिर से नहीं, रिपीट नहीं बोलना है। रिपीट नहीं बोलना है। ठीक। विश्व वानिकी दिवस 14 अप्रैल। विश्व वानिकी दिवस 14 अप्रैल। आपसे क्वेश्चन है विश्व हीमोफिलिया दिवस। विश्व हीमोफिलिया दिवस 17 अप्रैल। हाँ 17 अप्रैल। विश्व हीमोफिलिया दिवस 17 अप्रैल। विश्व हीमोफिलिया दिवस 17 अप्रैल। आप बताइएगा। विश्व विरासत दिवस। 18 अप्रैल। विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल। विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल। विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल। आप बताइएगा। पृथ्वी दिवस। 22 अप्रैल। सही है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। आप बताइएगा। विश्व ऑटिज्म चेतना दिवस। विश्व ऑटिज्म चेतना दिवस 27 अप्रैल। आप बताइए। 24 अप्रैल। 2 अप्रैल। विश्व ऑटिज्म चेतना दिवस 2 अप्रैल। विश्व ऑटिज्म चेतना दिवस 2 अप्रैल। विश्व ऑटिज्म चेतना दिवस 2 अप्रैल। बताइए। विश्व कैंसर दिवस। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी। 4 फरवरी है। विश्व कैंसर दिवस। हाँ बोलिए। जल्दी से तेज बोलिए, लेट नहीं करेंगे। आप बोलिए। कैंसर दिवस। हाँ 4 फरवरी। 4 फरवरी राइट है। फिर अपना क्वेश्चन बताइएगा। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा 15 हाँ। 15 फरवरी। आप बताइए। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी। बताइएगा। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस बताइए। आप थे, ये लोग नहीं थे उसमें होमवर्क में। 24 फरवरी। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस 24 फरवरी। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस 24 फरवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 29 फरवरी। 28 फरवरी। 28 फरवरी। 28 फरवरी। चलिए ये हो गया। मोबाइल लाए हैं कोई? आप मोबाइल लाया लेकिन नेट नहीं है। हो काम था क्या? वही पीडीएफ निकालते। पीडीएफ निकाला हुआ है करंट वाला। दीजिए तो करंट पूछ लेंगे उसके बाद जो है ना तब पूछेंगे। यही जो क्वेश्चन का पीडीएफ भेजे थे ये वाला क्या? नहीं ना, करंट का दिए थे ना। हाँ भेजे तो है। करंट के लिए टिक लगा हुआ है। हाँ तो उसको बैक कीजिए ना। अच्छा बैक करना होगा। अच्छा चलिए। करंट का क्वेश्चन है। ये 4 फरवरी का करंट है। 4 फरवरी 2023 का करंट है। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 2025 तक राज्य को नशा मुक्त करने की घोषणा की है? कौन? उत्तराखंड। उत्तराखंड देवों की नगरी उत्तराखंड। ठीक नाम कि कहाँ हो? क्यूज में बैठी हो ना तो थोड़ा ध्यान से क्या हम बोल रहे हैं आप इधर उधर ताक रहे हैं। बोलना है। अगर नहीं जाने कोई दिक्कत नहीं, लेकिन साथ में बोलना है। ठीक नाम। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 2025 तक ने नशा मुक्त करने की घोषणा की है? उत्तराखंड। ठीक नाम। बताइएगा। 74 गणतंत्र दिवस के 74 गणतंत्र दिवस
में किसकी झांसी को जो है ना, उत्तराखंड। हाँ उत्तराखंड झांसी को मिला है पुरस्कार, मिला। ठीक ना। 74 गणतंत्र दिवस परेड में उत्तराखंड की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड हाई कोर्ट नैनीताल से कहाँ शिफ्ट हुआ है? नैनीताल से हल्द्वानी। उत्तराखंड हाई कोर्ट जो ना नैनीताल से हल्द्वानी शिफ्ट हुआ है। बताइएगा, उत्तराखंड अपना स्थापना दिवस कब मनाता है? 9 नवंबर को। राइट आंसर है 9 नवंबर 2000 को, ठीक ना। हाल ही में किस शहर में मिलिट्री लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन हुआ? पटियाला। किसा? पटियाला। कौन सी राज्य सरकार इथेनॉल उत्पादन के लिए डेनमार्क के साथ साझेदारी किया है? कौन सा राज्य? उत्तर प्रदेश। इथेनॉल के उत्पादन के लिए उत्तर प्रदेश डेनमार्क के साथ साझेदारी किया है। बताइएगा, उत्तर प्रदेश की महिला पुलिस कमिश्नर, उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह। उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह, ठीक ना। बताइएगा, हाल ही में किस देश ने 30 साल बाद सोलोमन द्वीप में अपना दूतावास खोला? सोलोमन द्वीप में अमेरिका 30 साल के बाद अपना दूतावास खोला। बताइएगा, हाल ही में किसने वज्र डिवीजन की कमान संभाली है? हाल ही में किसने वज्र डिवीजन की कमान संभाली है? ग्रीस कालिया। किसने? ग्रीस कालिया ने। किसने? ग्रीस कालिया। असम का नया डीजीपी कौन है? असम का नया डीजीपी ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। कौन है? ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। गुजरात मेरीटाइम क्लस्टर के पहले सीईओ कौन है? गुजरात माघवेंद्र सिंह। कौन है? माघवेंद्र सिंह। कौन है? माघवेंद्र सिंह। बताइएगा, भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख, भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन है? अमनप्रीत सिंह। अमनप्रीत सिंह। कौन है? अमनप्रीत सिंह। बताइएगा, टाटा ट्रस्ट के सीईओ, टाटा ट्रस्ट का सीईओ सिद्धार्थ शर्मा। कौन है? सिद्धार्थ शर्मा। कौन है? सिद्धार्थ शर्मा। टाटा ट्रस्ट का सीईओ सिद्धार्थ शर्मा। बताइएगा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने द विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ कार्यक्रम शुरू किया है? द विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ कार्यक्रम किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? गोवा। कौन सा राज्य? गोवा। गोवा किस नदी के तट पे है? मांडवी नदी के तट पर है। मांडवी नदी के तट पर है, ठीक ना। 53 अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ हुआ है? गोवा। कुछ नहीं जानिएगा फिल्म महोत्सव तो मानना है गोवा। गोवा के मुख्यमंत्री देव दर्शन योजना शुरू किया है। गोवा का मुख्यमंत्री देव दर्शन योजना शुरू किया है। कौन सा योजना? देव दर्शन योजना। बताइएगा, हाल ही में किसने राष्ट्रीय महिला आयोग के 31 स्थापना दिवस को संबोधित किया? किसने? द्रौपदी मुर्मू। बताइए, हाल ही में IMF ने किस देश के लिए 4.7 अरब डॉलर का सहायता पैकेज मंजूर किया? बताइए, किस देश को दिया है 4.7 अरब डॉलर सहायता पैकेज? बांग्लादेश को, ठीक ना। किसे दिया है? IMF ने 4.7 अरब डॉलर की सहायता रिंग बांग्लादेश को दिया है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने पहली राष्ट्रीय बीच स्कॉलर चैंपियनशिप 2023 जीती है? दरवाजा क्लोज कीजिए। केरल। किसने पहली राष्ट्रीय बीच स्कॉलर चैंपियनशिप 2023 जीता है? केरल ने। हाल ही में प्रशांत अग्रवाल किस देश के लिए भारत के अगले राजदूत नियुक्त हुए? कहाँ से? लाओस के। कहाँ के? लाओस के। बताइएगा, हाल ही में जाग्रेब ओपन 2023 में भारतीय पहलवान अमन सरावत
ने कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक। कांस्य पदक, ठीक ना। भारत में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में किस देश के शामिल होने का स्वागत किया है? हाल फिलहाल में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में कौन सा देश शामिल हुआ है? हाँ, कांगो। इसका हेडक्वार्टर भारत में है, ठीक ना, हरियाणा में, NCR के जस्ट बगल में, गुरुग्राम में है, ठीक ना। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ है कौन? कांगो। हाल ही में कौन US इमिग्रेशन की रैंकिंग सदस्य नामित हुई है? बताइए। प्रमिला जायपाल। कौन हुआ है? प्रमिला जायपाल। चलिए, कल से भी क्वेश्चन को हम नोट करके रखेंगे। नोट कर लीजिए, फोन से पूछ लीजिए। नहीं, दिक्कत हो रहा है फ़ोन से पूछने में, थोड़ा सा उधर ऐसे इटक हम जाएगा। लिखते हैं, कॉपी लेते आएंगे। हाँ, लिखते हैं कॉपी में तो लेते आइएगा तो थोड़ा अच्छा हो जाएगा। चलिए, अब स्टार्ट हो रहा है स्पीडी ब्रह्मस्त्र से। आज सेट पूछा जाएगा, सेट 205 से सेट 210, ठीक ना। अगला क्वेश्चन किस तरह पूछ रहे थे, कहाँ था लास्ट एंड? हाँ, चलिए बताना है, आप ही बताइएगा। हाँ, आप लोग बताइएगा। हम क्वेश्चन पे टाइम बहुत कम देंगे, मुश्किल से हम 5 सेकंड देंगे, नहीं देंगे, ठीक ना। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक संस्थान, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक संस्थान बताइए कहाँ है? नागपुर में। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक संस्थान कहाँ है? नागपुर में। बताइए। अब यहाँ से संस्थान से सारे क्वेश्चन है, फटाफट हम रिवीजन करवा लेते हैं। जो जानते हैं मेरे साथ बोलिएगा, जो नहीं जानते हैं वो और जोर से बोलिएगा, ठीक ना। केंद्रीय मिट्टी एवं जल संरक्षण अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय मिट्टी एवं जल अनुसंधान केंद्र। कोशिश कीजिएगा एकदम राइट जानिएगा तब जवाब दीजिएगा, नहीं तो थोड़ा शांत रहिएगा। काहे कि वहाँ अगर कोई सुनेगा, ठीक ना, वो बहुत आदमी ऐसा होता है जो खाना बना रहा है, रोटी बना रहा है, ठीक ना, मतलब ऑफ टाइम ये सब सुनता है, तो उसको मतलब इन्फॉर्मेशन जो पहुँचे, राइट इन्फॉर्मेशन पहुँचे, ध्यान से वो बैठ के नहीं सुनता है ये सब क्यूज को, ठीक ना। कोशिश करता है हम अपना एक्स्ट्रा काम भी कर लें और सुन भी लें। तो कोशिश करना है राइट जानिएगा तो जवाब देना है, नहीं तो शांत रहेगा, सुनने का कोशिश करना है, ठीक। केंद्रीय मिट्टी एवं जल संरक्षण अनुसंधान केंद्र कहाँ है? देहरादून। कहाँ है? देहरादून। केंद्रीय मिट्टी एवं जल संरक्षण अनुसंधान केंद्र कहाँ है? देहरादून। कहाँ है? देहरादून। बताइएगा। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान कहाँ है? बंगलुरु। कहाँ है? बंगलुरु। बागवानी संस्थान कहाँ है? उपोष्ण बागवानी संस्थान कहाँ है? बंगलुरु, ठीक ना। बताइए। केंद्रीय तिलहन अनुसंधान संस्थान, तिलहन कहाँ है? बताइए, बोलिए। कानपुर। नहीं, गलत हो गया। आप लोग जानते हैं तिलहन हो गया हैदराबाद। तिलहन का ये सारे क्वेश्चन एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवाने, आप लोग को होमवर्क में नहीं था। तिलहन है हैदराबाद, तिलहन है हैदराबाद, तिलहन अनुसंधान केंद्र हैदराबाद। तंबाकू, राजमुंद्री। तंबाकू, जब तंबाकू पीता है ना, सब हम ही राजा हैं। शराब उराब जब कोई पी लेता है, नशा करता है, तो सोचता है हम ही राजा हैं, ठीक ना। राजमुंद्री तंबाकू, राजमुंद्री तंबाकू, राजमुंद्री तंबाकू। जूट अनुसंधान केंद्र, जूट, बैरकपुर की छावनी 1857 की क्रांति में पढ़ाएंगे, ठीक ना। बैरकपुर, जूट अनुसंधान बैरकपुर, जूट अनुसंधान बैरकपुर, जूट अनुसंधान। रेशम अनुसंधान मैसूर, रेशम मैसूर, रेशम मैसूर, रेशम मैसूर, रेशम। रबर अनुसंधान केंद्र कोट्टायम, रबर अनुसंधान केंद्र कोट्टायम, रबर अनुसंधान केंद्र कोट्टायम, रबर अनुसंधान केंद्र कोट्टायम। कॉफी चिकमंगलूर, कॉफी चिकमंगलूर, कॉफी चिकमंगलूर, कॉफी चिकमंगलूर। और चाय जोरहट, चाय जोरहट, चाय जोरहट, चाय जोरहट। चाय अनुसंधान केंद्र जोरहट कहाँ है? असम में है। अब यहाँ दो क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा, यहाँ कंफ्यूजन होने का चांस है, आप एग्जाम में नेगेटिव में जा सकते हैं। गन्ना प्रजनन अनुसंधान केंद्र, हाँ, गन्ना प्रजनन अनुसंधान केंद्र, ये हो गया कोयम्बट्टू। गन्ना प्रजनन हो गया कोयम्बट्टू, गन्ना प्रजनन हो गया कोयम्बट्टू, गन्ना प्रजनन हो गया। अब सिर्फ बोल देगा गन्ना अनुसंधान बोल देगा, तब लखनऊ, हाँ,
गन्ना अनुसंधान बोलेगा तो और प्रजनन बोलेगा तो कोयम्बटूर, ठीक ना, बात समझे। गन्ना अनुसंधान बोलेगा तो लखनऊ और गन्ना प्रजनन बोल देगा तो कोयम्बटूर, ठीक ना। अगला है कपास अनुसंधान केंद्र, कपास नागपुर, कपास अनुसंधान केंद्र नागपुर। इसी तरह आप लोग का एक क्वेश्चन रहेगा, लेकिन यहाँ इससे संबंधित हम सारा क्वेश्चन लेके आएंगे, बार बार लाएंगे, ताकि आप लोग का रिवीजन होते रहे और आप तुम भूलो हम भूलने नहीं देंगे, ये मेरा नारा सिद्ध हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय कृषि अनुसंधान IARI, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था की स्थापना कब और कहाँ हुआ था? भारतीय अनुसंधान कृषि संस्थान की स्थापना कब और कहाँ हुआ था बताइए। 1900, हाँ, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था हैदराबाद नहीं, भारतीय कृषि अनुसंधान IARI की स्थापना 1905 अपना बिहार की पूसा में हुआ था। 1936 में एक केंद्रीय बन हो गया, ठीक ना, समस्तीपुर में है पूसा, ठीक ना। अलग से पूछे, अलग से क्वेश्चन है उसमें। हाँ, अलग से क्वेश्चन है। आप लोग को एक क्वेश्चन आता है, लेकिन हम उससे 10-15 क्वेश्चन लाते हैं, ठीक ना। तो घबराना नहीं, जवाब दे पाए, सीखना है, बात समझे। अब बहुत बात समझे कि नहीं, काहे कि वो क्वेश्चन आप कभी ना कभी लाइफ में पढ़िएगा, तो हम अभी ला देंगे। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो बार बार लाएंगे। तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था 1905 पूसा, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था 1905 पूसा, पहला यूनिवर्सिटी हुआ कृषि यूनिवर्सिटी। बताइएगा। DNA फिंगरप्रिंटिंग केंद्र, हाँ हैदराबाद, DNA फिंगरप्रिंटिंग केंद्र कहाँ है? ऐसे भी DNA का जांच के लिए कहाँ जाएगा? हैदराबाद जाएगा। मोना लोआ सक्रिय ज्वालामुखी, ध्यान से सुनिएगा, ये क्वेश्चन एक बार और आया है, तो हम साढ़े 8-10 क्वेश्चन किए थे, आज फिर करेंगे। हाँ बोल दिए क्या मोना लोआ शायद क्वेश्चन नहीं बोल दिया। नहीं, अच्छा ना बोले हैं अभी रखे हैं। मोना लोआ सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक ना। ये किस द्वीप पर है? हवाई द्वीप, राइट है, हवाई द्वीप, ठीक ना। कौन सा द्वीप है? हवाई द्वीप। हवाई द्वीप, आप लोग कमेंट कीजिएगा हवाई द्वीप की राजधानी क्या है? 2 बार क्वेश्चन आया था कल, आप लोग अभी नहीं बोलना है, कल भी क्वेश्चन का कमेंट आप लोग नहीं दिए हैं, जिसके लिए फाइन लगेगा, ठीक। संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी, संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी किलायु कौन है? संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? किलायु। संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन है? किलायु। कौन है? किलायु। कौन है? किलायु। अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी, विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कोटोपैक्सी इक्वाडोर। सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कोटोपैक्सी इक्वाडोर, सबसे सक्रिय ज्वालामुखी ऊंचा कोटोपैक्सी। लेकिन क्वेश्चन ये हो जाएगा सबसे ऊंचाई पर स्थित, सबसे ऊंची बोलेगा तो कोटोपैक्सी इक्वाडोर, और ऊंचाई पर स्थित बोल देगा तो ओजस डेल सलाडो, ओजस डेल सलाडो, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी ओजस डेल सलाडो, ठीक ना। अर्जेंटीना चिली की सीमा पे है, अर्जेंटीना चिली की सीमा पे है, ठीक ना। एंडीज पर्वत पर, किस पे है? एंडीज। ध्यान से सुनिएगा, सबसे ऊंची बोलेगा इक्वाडोर। इक्वाडोर का कौन? अभी तुरंत बताए हैं, कोटोपैक्सी इक्वाडोर सबसे ऊंची बोलेगा। और इसी में क्वेश्चन पूछे सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी, तो हो जाएगा ओजस डेल सलाडो, ओजस डेल सलाडो। एंडीज पर्वत पे है, अर्जेंटीना और चिली की सीमा पे है, ओके। फिर से हम बोलते हैं सबसे ऊंची बोलेगा तो कोटोपैक्सी इक्वाडोर, ध्यान से सुने, सबसे ऊंची बोलेगा तो कोटोपैक्सी इक्वाडोर, लेकिन सर्वाधिक ऊंचाई पर बोलेगा तो ओजस डेल सलाडो, ओजस डेल सलाडो, ओजस डेल सलाडो, ओजस डेल सलाडो। कहाँ? अर्जेंटीना चिली की सीमा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी से संबंधित, ये विविध का क्वेश्चन है ये सारा। विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी, अभी तक हम पढ़े सक्रिय, अभी तक क्या पढ़े? सक्रिय, जो कभी भी वहां ज्वालामुखी विस्फोट हो सकता है। अब पढ़े शांत, सोया हुआ है, ठीक ना, लाखों करोड़ों वर्ष में एक बार होगा, ठीक ना। एकांकागुआ, सबसे ऊंचा शांत ज्वालामुखी एकांकागुआ। देखो शांत आदमी कहाँ चल जाता है? एकांक में, एकांकागुआ, ठीक ना। ये भी किस पे है? एंडीज पर्वतमाला पर। किस पे है? एंडीज पर्वतमाला पर।
ये भी क्वेश्चन हम फिर लाए थे, लगातार सारा क्वेश्चन 2 दिन आया है, कल तो नहीं था, 2-3 दिन पहले हो सकता है। सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी वाला देश या द्वीप समूह, सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी वाला द्वीप समूह फिलीपाइन द्वीप समूह, फिलीपाइन द्वीप समूह। कौन सा द्वीप समूह? द्वीप समूह। सबसे सक्रिय ज्वालामुखी, यहाँ सबसे ज्यादा ज्वालामुखी उद्गार होता है, ठीक ना। फिलीपाइन द्वीप समूह। आप लोग बताइएगा कहाँ, किस महाद्वीप में ज्वालामुखी उद्गार सबसे कम होता है? ये एक क्वेश्चन है। और दूसरा क्वेश्चन है सर्वाधिक ज्वालामुखी किस महासागर में उत्पन्न होता है? दोनों क्वेश्चन का आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा, ठीक। आप लोग के लिए छोड़े जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाथुला पास। कौन सा पास? नाथुला पास। कहाँ है? सिक्किम में है। और जेपला, नाथुला और जेपला कहाँ है? सिक्किम। नाथुला और जेपला सिक्किम, नाथुला और जेपला सिक्किम। मस्त होके रहो, ठीक ना। नाथुला और जेपला सिक्किम। बताइएगा दीफू कहाँ है? दीफू अरुणाचल प्रदेश। दीफू यांगपा बोडीला, दीफू यांगपा बोडीला, दीफू यांगपा बोडीला, दीफू यांगपा बोडीला कहाँ? अरुणाचल प्रदेश, ठीक ना। अब अरुणाचल प्रदेश आए तो इसको क्या कहते हैं? नेफा नगर। हम बताए थे डबल एन और डबल एम बताए थे, यानी कि म्यांमार से सीमा लगाने वाले भारतीय राज्य। एन से नेफा नगर, एन से नागालैंड, एम से मणिपुर, मिजोरम। बात तालियां इसके लिए, अभिषेक जी के लिए। अरे कोई दिक्कत नहीं, बात समझे कि नहीं समझे? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तीजू, तीजू पासेस मणिपुर में। कहाँ है? मणिपुर। आप लोग को एक्स्ट्रा क्वेश्चन, आप लोग का एक क्वेश्चन आता है, फिर बोलते हैं यहाँ 10 क्वेश्चन लाते हैं, 5 क्वेश्चन लाते हैं। जवाब नहीं देना है तो ध्यान से उसको सुनना है, इसीलिए लाते हैं, उससे संबंध है, रिलेटिव है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है, मात्र आप लोग का एक क्वेश्चन है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पे लागू किया है, ठीक ना। क्या है क्वेश्चन बबुआ? बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया है, हाँ ठीक ना, 1957 में, 1957 में। मुद्दे की बात ये नहीं है, मुद्दे की बात ये नहीं है। अभी जितना क्वेश्चन बताएंगे उसको ध्यान से सुनना है, बात समझे। अगला क्वेश्चन, द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किसने किया? अशोक मेहता। कौन सा समिति? द्विस्तरीय बोलेगा तो अशोक मेहता समिति। पहला हुआ बलवंत राय मेहता 1957, 1957, ठीक ना। 1957 में 20 साल जोड़ दीजिए, 1977। अशोक मेहता समिति 1977 द्विस्तरीय, ठीक ना। उसके 4 समिति यहाँ बताएंगे। पीके भी राव समिति, उसके बाद होता है पीके भी राव समिति, पीके भी राव समिति 1985। इसका भी संबंध है पंचायती राज व्यवस्था से। पी भी के राव समिति, पी भी के राव समिति कब आया था? 1985। पी भी के राव समिति 1985। अब मेन क्वेश्चन आता है जो SIB भी पूछा है। ये दोनों क्वेश्चन द्विस्तरीय त्रिस्तरीय पूछ चुका है क्वेश्चन, अब जो बताएंगे ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है, आप लोग पढ़े होंगे 73वें संविधान संशोधन पंचायती राज से संबंधी 1993, ठीक ना। ये किस समिति के सिफारिश पर लागू हुआ था? बात समझे। कोई लक्ष्मीमल समिति, लक्ष्मीमल सिंघवी 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 समिति। ओके, याद हुआ? एक साथ को काम हो रहा है, आपसे पूछ भी रहे हैं, आपको याद भी करवा रहे हैं, ठीक ना। अब 4 साल हो गया, कितना साल हुआ? 4 साल। 1957 20 साल जोड़ो, 1977, 1977 में फिर जोड़ दो 8 साल, हाँ 85, ठीक ना, 86। यानी कि लक्ष्मीमल सिंघवी समिति जो है ना 1986 में होता, ठीक ना। उसी के सिफारिश पे हुआ 73वां संविधान संशोधन लागू, ठीक ना। यानी संवैधानिक दर्जा जो मिला पंचायती राज को लक्ष्मीमल सिंघवी समिति के सिफारिश पर, ठीक।
आगे क्वेश्चन हम पूछते हैं। इतना क्वेश्चन आपको एक क्वेश्चन से था, आप लोग ध्यान दीजिएगा हमेशा। टांका जो है, टांका किसका मिश्र धातु है? एसएन और पीवी, शीशा और टीन, ठीक ना। कांसा, कांसा हो गया CuSN, कांसा CuSN, कांसा CuSN, कांसा। देखिए एक बार खूब रिवीजन करवाते थे क्लास में, कांसा CuSN। अब बताइएगा रोज मेटल, अभिषेक जी थोड़ा सा इसको बोलने दीजिए तो। बोलो बोलो बोलो। PIBBSN। आप मंजिल के बहुत करीब हैं। SNPBBI, SNPBBI, हाँ हाँ, ठीक ना। इसीलिए हम लोग ये PI बोल दे रहा था, BI होगा बिस्मत, ठीक ना। SNPBI। टाइप मेटल, टाइप मेटल SNPBSB, SNPBSB, टाइप मेटल SNPBSB। बात समझे। मोनेल मेटल CUNI, मोनेल CUNI, बहुत दिन से रिवीजन नहीं करवाए हैं, भूल गए इसलिए। मोनेल CUNI, मोनेल CUNI, मोनेल CUNI। अब बताइएगा डच हो गया, मंजू हो गया, डेल्टा, डच मंजू मेल्टा, डेल्टा, डच मंजू डेल्टा, डच मंजू डेल्टा। ये बताइए तीनों किसका है? डच मंजू डेल्टा, CUZNFE, डच मंजू डेल्टा, डच मंजू डेल्टा, CUZNFE, डच मंजू डेल्टा, CUZNFE। नेक्स्ट है सबसे फेमस जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर, CUZNNI रे, CUZNNI। चलिए बहुत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन का हेडक्वार्टर, संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन का वियना, राइट आंसर है। संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन का हेडक्वार्टर कहाँ है बाबू? वियना। कहाँ है? वियना। अब यहाँ से क्वेश्चन है, संबंध का क्वेश्चन है, ठीक ना। हेडक्वार्टर से अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ, ये हो गया है आप लोग का 1865 जनेवा, 1865 जनेवा, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ 1865 जनेवा, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ 1865 जनेवा। नेक्स्ट है ILO, लेबर 1919 जनेवा, राइट है 1919 जनेवा। अगला क्वेश्चन है WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन 1948 जनेवा, विश्व स्वास्थ्य संगठन 1948 जनेवा, विश्व स्वास्थ्य संगठन 1948 जनेवा। हाई जनेवा वाला लाए हैं आज, ठीक ना। विश्व मौसम विज्ञान, विश्व मौसम विज्ञान 1951 जनेवा, विश्व मौसम विज्ञान 1951 जनेवा, विश्व मौसम विज्ञान 1951 जनेवा, विश्व मौसम विज्ञान 1951 जनेवा। नेक्स्ट है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन 1967 जनेवा, 1967 जनेवा, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन 1967 जनेवा, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन 1967 जनेवा। देखिए ये हुआ विविध में हो गया है, आप लोग भूल गए हैं, बताइएगा। WTO, विश्व व्यापार संगठन, विश्व व्यापार संगठन बताइए 95 जनेवा, ठीक है। अब यहाँ से निकलते हैं इससे। अगला दक्षिण गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन, दक्षिण 22 दिसंबर, इसे कहते हैं मकर संक्रांति। क्या कहते हैं? मकर संक्रांति। मुद्दे की बात यह है विषुव, यानी कि विषुवत रेखा पर दिन और रात बराबर कब होता है, जिसे विषुव कहते हैं। 21 मार्च 23 सितंबर, 21 मार्च 23 सितंबर। मार्च देखो विषुवत रेखा पर मार्च से 6 महीना चल जाओ तो सितंबर, मार्च से 6 महीना सितंबर। पूजा कुमारी एनर्जी लेवल लो हो रहा है तो नहीं, सेकेंड वाला नहीं, फर्स्ट वाला का, सेकेंड वाला तो एक बार में जो है ना आ गया है, ठीक। तो 21 मार्च ऐसे याद रखिएगा, 21 मार्च को विषुवत रेखा पर लंबवत होगा, 21 मार्च को विषुवत, मार्च से 6 महीना 3 महीना ऊपर जाइए। 3 महीना कितना? 3 महीना मार्च के बाद 3 महीना जून, ठीक ना। तो 21 जून को कर्क रेखा पर लंबवत होगा, कर्क रेखा पर लंबवत हुआ, इसका मतलब उत्तरी गोलार्ध में बड़ा दिन।
21 जून है उत्तरी गोलार्ध में बड़ा दिन, इसी के शुभ अवसर पे मनाया जाता है योगा दिवस। उत्तरी गोलार्ध में जो बड़ा दिन होता है इसी के लिए मनाया जाता है योगा दिवस, इसी के दिन के याद के लिए। हाँ बात समझे, इसी उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को बड़ा दिन बड़ा होता है, इसी को डेट को रख के ध्यान में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी योगा दिवस का शुभारंभ किया। बात समझे, ये है 21 जून योगा दिवस। आप लोग बात समझे, इसका मुख्य कॉन्सेप्ट ये है। अब आते हैं कहाँ चल गए हम 3 महीना में, जून में कहाँ गए, कर्क रेखा पे। फिर देखो याद रखो, सूर्य जो है ना कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच भ्रमण करता है, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच भ्रमण करता है। फिर कर्क रेखा से 3 महीना नीचे आएगा विषुवत रेखा पर। हाँ तो 3 महीना, जून से 3 महीना, जुलाई अगस्त सितंबर, ठीक ना। तो 23 सितंबर, बात समझे, यानी कि इसीलिए 21 मार्च और 23 सितंबर विषुवत रेखा पर दिन और रात बराबर होता है। कैसे बात समझ में आ गया। फिर वहां से नीचे हंसकेगा कहाँ, 3 महीना जाओ, सितंबर से 3 महीना जाओ, 3 महीना से सितंबर से 3 महीना जाओ दिसंबर, तो 22 दिसंबर मकर रेखा। पूरा माइंड मेक हो गया। यहाँ अक्सर स्टूडेंट जो है ना गलत करता है, तो हम 21 मार्च से स्टार्ट करेंगे, कहाँ मार्च से स्टार्ट करेंगे, इक्वेटर से स्टार्ट करेंगे, 3 महीना ऊपर, फिर 3 महीना नीचे, फिर 3 महीना नीचे। बात समझे। विषुवत रेखा से जाएंगे कर्क रेखा पर, कर्क रेखा से आएंगे विषुवत रेखा पर, फिर विषुवत रेखा से आएंगे मकर रेखा पर। जब भी ये क्वेश्चन आता है तो हम इतना बात बताते हैं, ठीक ना। तुम भूलो, हम भूलने नहीं देंगे, ठीक ना। आगे बढ़ो, आगे है मोहिनी अट्टम। केरल का प्रमुख नृत्य है। हाँ कहाँ का नृत्य है, केरल का। मोहिनी अट्टम केरल का है। ये क्या कहते हैं, इसी रूप को धारण करके ना उसको क्या कहते हैं, भस्मासुर को जो है ना मोहिनी अट्टम का शंकर विष्णु भगवान जो है ना रूप धारण किया था मोहिनी अट्टम। बताइए निमोनिया रोग कहाँ होता है, शरीर के किस, फेफड़ा में। निमोनिया फेफड़ा में। बताइए राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह मानने के लिए बाध्य है। राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की सलाह मानने के लिए बाध्य किया गया कि संविधान संशोधन के तहत, 42वें संविधान संशोधन के तहत, ठीक ना। बताइए स्वेज नहर जो है ना, बताइए स्वेज नहर किसको किसको जो होता है, स्वेज नहर किस, लाल सागर और भूमध्य सागर को। स्वेज नहर लाल सागर और भूमध्य सागर को। बहुत लेट हो गए हैं सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंस कहाँ है, इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंस कहाँ है। हाँ एकदम राइट है, भुवनेश्वर। इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंस कहाँ है, भुवनेश्वर। इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंस कहाँ है, भुवनेश्वर। बताइएगा संसद, क्या संसद, पार्लियामेंट किस अनुच्छेद में चर्चा, एकदम राइट है 79, संसद 79। आपका बहुत वेट किए, ठीक ना, तो सिस्टम को थोड़ा सा अपडेट करना पड़ गया, मजबूरी है, इसके लिए सॉरी, ठीक ना। चलिए हाँ तो संसद हो गया। संसद जो बना है ना, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलके, बात समझे ना। संसद किससे किससे मिलकर बना है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर, ठीक ना। नेक्स्ट है ब्राउनी तेल शोधक कारखाना की स्थापना कब हुआ। ब्राउनी एकदम राइट है, ताली मारो इसके लिए। 1964। कहाँ है, किसकी सहायता से, रूस की सहायता से। ब्राउनी आपके बगले में है, खगड़िया है ना, है खगड़िया के ज़्यादा आगे जाइएगा तो ये वो बेगूसराय, हाँ वही है ब्राउनी, ठीक ना। चलिए बुद्ध के उपदेशों का संकलन, बुद्ध के उपदेशों का संकलन सूत पिटक किसमें है, सूत पिटक। और सूत पिटक की जो रचना क्या है, उसका शिष्य आनंद। कौन क्या है, सूत पिटक की रचना आनंद। और सूत पिटक, हाँ समझे। और एक विनय पिटक, विनय पिटक जो है ना बौद्ध धर्म के संघ संबंधी नियम दिया गया है। किस कौन सा नियम दिया है, संघ संबंधी। विनय पिटक में क्या है, संघ संबंधी नियम है। यानी बौद्ध धर्म का जो संगठन है उस संगठन में क्या नियम होगा, उसका संकलन है किसमें, विनय पिटक में। तो इसका संकलन किसने किया है, उपाली, ठीक ना। किसने किया है, आनंद और उपाली, दो
शिष्य थे, ठीक ना, गौतम बुद्ध। ऐसे तो बहुत सारे हैं, बात समझे। और एक पिटक हो गया अभिधर्म पिटक, एक पिटक हो गया अभिधर्म पिटक। तो 3 पिटक, सुत पिटक, विनय पिटक, अभिधर्म पिटक, ठीक ना। सुत पिटक, विनय पिटक, अभिधर्म। सुत पिटक हो गया किससे? बौद्ध धर्म के धार्मिक उपदेश, बौद्ध धर्म के धार्मिक उपदेश, ठीक ना। और विनय हो गया संघ संबंधी नियम, विनय हो गया संघ संबंधी नियम, ठीक ना। और हो गया कौन? अभिधर्म पिटक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आते हैं हम। यहाँ बहुत सारा क्वेश्चन ला लिए। चंगेज खान, चंगेज खान, इसके शासनकाल में हाँ, चंगेज खान जो है ना, भारत पे जो आक्रमण किया था इल्तुतमिश के समय में। अब एक दो बात आप सुन लीजिए, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, ठीक ना। ये इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद एक ऐसा शासक था, बहुत महान शासक था। अब कैसे महान शासक था, इसको सबसे पहले ये देखने उखने में बहुत स्मार्ट था, ठीक ना। और युद्ध कला में भी बहुत निपुण था। तो इसकी नज़र जो पड़ा था गौरी पर, ठीक ना। तो गौरी इसको खरीदने के लिए निशानपुर बाज़ार में, वहाँ के बाज़ार में जो इसको, हाँ, निशानपुर बाज़ार में इसको लेके गया। गौरी नहीं, इसको जो जिसका एक गुलाम था, ठीक ना। तो गौरी इसको खरीदने की इच्छा जताया, 1000 दिनार लगाया, 1000 दिनार, लेकिन व्यापारी इसको बेचा नहीं। तो एक गजनी में इसका बेचना, मतलब गजनी में बैन लगा दिया, जो कोई इसको खरीद नहीं सकता है, गजनी में इसको कोई खरीद नहीं सकता। तो गुजरात अभियान से जब गुजर रहा था, मतलब गुजरात अभियान से जब जा रहा था ऐबक, तो इसके बारे में सुना, ठीक ना। और 1 साल के आसपास वहाँ रुका था गजनी में। तो गौरी से बोला कि हम इसको क्या करेंगे, खरीदना चाहते हैं। बोला ये तो संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ तो बैन है, तो आप इसको दिल्ली लेके जाओ। क्योंकि वो दिल्ली के वो जो ऐबक का जो क्षेत्र था, लाहौर के आसपास का क्षेत्र था, वो गौरी दे रखा था इसको, ठीक ना, गौरी के समय में। तो यहाँ लेके आया और 1 लाख दिनार में इसको खरीदा। और गौरी इसको बोला, खोखर के विरुद्ध जब अभियान चल रहा था गौरी का, तो उसमें ये हेल्प किया था। उसी में बोला कि आप इसके दस्ता से मुक्ति कर दीजिए, और मुक्ति भी कर दिया दस्ता से, और अपनी बेटी से शादी भी कर दिया, ठीक ना। कौन? ऐबक ने अपनी बेटी से शादी कर दिया। ये कहानी है थोड़ा सा इल्तुतमिश के बारे में, जो बहुत कम जानते हैं, बात समझे। और इल्तुतमिश जो है ना, पहले कहाँ का गवर्नर था, सूबेदार, कहाँ का सूबेदार था? बदायूं का। कहाँ का है? बदायूं का। कहाँ तक कहाँ था सूबेदार? बदायूं का। कहाँ का सूबेदार? बदायूं का। और अच्छा क्वेश्चन है, ये दल ए चालीसा का गठन क्या था? दल ए चालीसा का क्वेश्चन पूछेगा डायरेक्ट। दल ए चालीसा का गठन किसने किया था? इल्तुतमिश। तो मुद्दे की ये बात नहीं है, इसको खत्म किसने किया था? आप लोग कमेंट करके जवाब दीजिएगा, अब कमेंट करके देना है जवाब। किसने? बलवन ने। और एक प्रणाली शुरू किया था, इक्ता प्रणाली। तो फेमस क्वेश्चन है, इक्ता प्रणाली जो है ना, किसने शुरू किया था? इक्ता प्रणाली इल्तुतमिश। इक्ता प्रणाली इल्तुतमिश। इक्ता प्रणाली, यानी खाना पीना पच गया आप लोग का। इक्ता प्रणाली इल्तुतमिश। इक्ता प्रणाली क्या है? सैनिकों को भूमि दिया जाता है, ठीक ना, सैनिकों को दूसरा रूम में है, ठीक ना। अब बताइए, चलिए सही। अच्छा अमित बाबू ला दीजिए, तो थोड़ा कष्ट कीजिए, तो ला दीजिए थोड़ा सा, क्या जी कीजिएगा। सैयद वंश, अब लाइन अब रखेंगे, अब था गर्मी मौसम हो रहा है ना, ये रूम में रखेंगे। बोलते बोलते जो ना मुंह में ये होता है। सैयद वंश की स्थापना किसने किया था? खिजिर खान। सैयद वंश की स्थापना किया था खिजिर खान। इसको ये उपाधि धारण किया था रैयत ए आला के। रैयत ए आला के। रैयत ए आला के। खिजिर खान कौन सी उपाधि? रैयत ए आला की उपाधि धारण किया था। ये जानते हैं तैमूर के पुत्र शाहरुख को जो है ना कर भेजा करता था, यहाँ का शासक था, लेकिन तैमूर के पुत्र शाहरुख को अपना, अच्छा पानी पीने के लिए, थोड़ा सा रोक दीजिए जाकर। अभिषेक जी जाइए थोड़ा सा, नहीं तो आप। हाँ, अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से संबंधित। मुबारक खान कौन है? मुबारक खान। मुबारक खान सैयद वंश का है। यह सैयद वंश में एक पहला क्वेश्चन पूछा जाता है यही, रैयत ए आला की उपाधि किसने धारण किया था? खिजिर खान। रैयत ए आला की उपाधि खिजिर खान। रैयत ए आला खिजिर खान। दूसरा क्वेश्चन है, तारिक ए मुबारक शाही।
तारिक ए मुबारक शाही, तारिक ए मुबारक शाही, तारिक ए मुबारक शाही की रचना किसने किया था? अहमद सरहिंदी, अहमद सरहिंदी। दो क्वेश्चन, यही दो क्वेश्चन पूछेगा सैयद वंश से, ठीक ना? ठीक, तारिक ए मुबारक शाही, तारिक ए मुबारक है अहमद सरहिंदी, तारिक ए मुबारक शाही 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 अहमद सरहिंदी। बोलिए ना। और सैयद वंश का अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह। कौन है? अलाउद्दीन आलम शाह। कौन है? अलाउद्दीन आलम शाह। और सैयद वंश जो है कुल 37 वर्ष, कितने साल? 37 साल यहाँ पे राज किया, ठीक ना? नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिनव भारत, अभिनव भारत बीडी सावरकर कौन, कब? 1904 में। अभिनव भारत बीडी सावरकर 1904। जानते हैं अभिनव भारत संस्था से एक व्यक्ति था P.N. वापट, P.N. वापट। उसको जानते हैं बम बनाने से सीखने के लिए पेरिस भेजा था। कहाँ भेजा था? पेरिस। याद रखिएगा, अभिनव भारत संस्था से P.N. वापट को बम बनाने के सीखने के लिए कहाँ भेजा था? पेरिस। P.N. वापट। कौन? P.N. वापट। P.N. वापट को कहाँ भेजा था? पेरिस। कौन सी संस्था? अभिनव भारत। अभिनव भारत क्या स्थापना कब? 1904। किसने? बीडी सावरकर ने। किसने? बीडी सावरकर ने। अब अभिनव भारत की बात हो रहा है तो लागले हम बता देना चाहते अनुशीलन समिति। कौन सा? अनुशीलन समिति। ये एक्टिव था बंगाल में। अनुशीलन समिति कहाँ? बंगाल में। अनुशीलन समिति बंगाल में। और इसका जो स्थापना किया था अनुशीलन समिति को जो चला रहा था पी मित्रा। कौन? पी मित्रा। अनुशीलन समिति पी मित्रा। अनुशीलन समिति पी मित्रा। अनुशीलन समिति पी मित्रा। अनुशीलन समिति पी मित्रा। और जानते हैं हम हेमदास कानुंगो, हेमदास कानुंगो, हेमदास कानुंगो, हेमदास कानुंगो को बम बनाने के लिए भेजा था ये रूस। बात समझे? अभिनव भारत भेजा था P.N. वापट को पेरिस, ठीक ना? और अनुशीलन समिति भेजा था कानुंगो को, हेमचंद कानुंगो को कहाँ भेजा था? रूस। बात समझे? हेमचंद दास कानुंगो को रूस भेजा था। चलिए अगला क्वेश्चन है भारत भारतीयों के लिए नारा किसने दिया था? किसने? आर्य समाज। किसने दिया है भारत भारतीयों के लिए नारा? आर्य समाज। लेकिन मुद्दे की बात है आर्य समाज का स्थापना कब और किसने किया था? तो 1875 में दयानंद सरस्वती। वेदों की ओर लौटो दयानंद सरस्वती, ठीक है। लेकिन मुद्दे की बात हम कहाँ रुकने वाले हैं? ब्रह्म समाज, हर समाज को। ब्रह्म समाज 1828 राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय। तो 1821 में अखबार आत्मीय सभा की स्थापना किया था। और 1822 में मिरातुल अखबार, ठीक ना? ये हमेशा हम बताते हैं, ठीक। अब हम ब्रह्म समाज हो गया। ब्रह्म समाज के बाद आते हैं प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज 1867। 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 प्रार्थना समाज प्रार्थना समाज प्रार्थना समाज प्रार्थना समाज केशव चंद्र के सहयोग से आत्माराम पांडुराम, ठीक ना, और देवेंद्रनाथ ठाकुर ये सब किया था, ठीक ना। किसके सहयोग से? केशव चंद्र के सहयोग से आत्माराम पांडुराम, देवेंद्र ठाकुर, ठीक ना। बात समझे? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब एमजी राणा डे वेद समाज। वेद समाज कौन सा समाज? प्रार्थना हुआ 1867। प्रार्थना हुआ 1867। प्रार्थना हुआ 1867 केशव चंद्र के सहयोग से एमजी राणा डे, आत्माराम पांडुराम और देवेंद्रनाथ ठाकुर। फिर से बोलते हैं प्रार्थना समाज 1867 किससे सहयोग से? केशव चंद्र के सहयोग से। किसने? एमजी राणा डे, आत्माराम पांडुराम, देवेंद्र ठाकुर। अब है अगला समाज कौन सा है? वेद समाज 1867। वेद समाज भी 1867। वेद समाज भी 1867 केशव चंद्र सेन।
कौन? केशव चंद्र सेन। वेद समाज 1867, केशव चंद्र सेन। वेद समाज 1867, केशव चंद्र सेन। अगला है देव समाज। कौन सा है? देव समाज 1887, अग्निहोत्री। कौन? अग्निहोत्री। चलिए देव समाज 1887, अग्निहोत्री। ठीक ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा। आप लोग जो ना सुस्ता जाते हैं। कलकत्ता, मुंबई और मद्रास हाई कोर्ट की स्थापना कब हुआ था? 1862। कलकत्ता, मुंबई और मद्रास हाई कोर्ट की स्थापना 1862। बताइएगा सबसे लंबी सड़क सुरंग कौन सा है? सबसे लंबी सड़क सुरंग कौन सा? चिनानी नौसरी 9.28 किलोमीटर। किस पे है? NH 44 पे। किस पे है? NH 44 पे। जम्मू से श्रीनगर को जोड़ता है। जम्मू से श्रीनगर को जोड़ता है। बताइए जिब्राल्टर जल संधि हाँ किसको किसको अलग करता है? जिब्राल्टर यूरोप और अफ्रीका। जिब्राल्टर जल संधि यूरोप और अफ्रीका को। बताइए इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड की स्थापना कब हुआ? 1966। इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड की स्थापना 1996। कब हुआ था? 1996। उपदेशों का फारसी में अनुवाद किसने किया था? दारा सिकोय। उपदेशों का फारसी में अनुवाद दारा सिकोय। जल में पानी का बुलबुला कैसा होता है? जल में पानी का बुलबुला अवतल लेंस के तरह होता है। कौन सा लेंस? बताइए B12 में कौन सा तत्व पाया जाता है? B12 में कोबाल्ट। B12 में कोबाल्ट। कोबाल्ट को कहते हैं साइनोकोबालालिन। साइनोकोबालालिन। बताइएगा रोम बर्निंग समझौता कब हुआ था? रोम बर्निंग समझौता कब हुआ था? 1936 में। कब हुआ था? 1936 में। बताइएगा एरोरा का कैलाश मंदिर किसने? कृष्ण प्रथम। किसने? कृष्ण प्रथम। राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम। बताइएगा शिमला समझौता कब हुआ था? 1972 में। पाकिस्तान के साथ युद्ध 1971 में। उसके बाद हुआ था शिमला समझौता। आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा पंचशील समझौता कब हुआ था और किसके साथ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हार्डिंग पर बम फेंकने वाला कौन था? रास बिहारी बोस। आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा रास बिहारी बोस ने हार्डिंग द्वितीय पे बम कब फेंका था। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है जम्मू कश्मीर का संविधान कब लागू हुआ था? 1957 में। 1957 में। बताइएगा राज्यसभा का प्रथम सभापति कौन था? राज्यसभा का प्रथम सभापति राज्यसभा है तो वाइस प्रेसिडेंट होगा। वाइस प्रेसिडेंट यही था। सर्वपल्ली राधाकृष्णन। राज्यसभा का जो सभापति कौन होता है? हमारा उपराष्ट्रपति होता है। और प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। बताइएगा राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्था। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्था। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्था कहाँ है? हैदराबाद। कहाँ है राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्था? हैदराबाद। कहाँ है? हैदराबाद। बताइएगा ग्रेशम का नियम किससे संबंधित है? ग्रेशम का नियम किससे संबंधित है? मुद्रा के प्रचलन से। ग्रेशम का नियम मुद्रा के प्रचलन से। ग्रेशम का नियम मुद्रा के प्रचलन से। बताइएगा लंदन शेयर बाजार स्टॉक एक्सचेंज का नाम क्या है? हो अमित जी आपको जवाब देना था। फुटसी। कौन है? लंदन शेयर बाजार के सूचकांक का नाम क्या है? फुटसी। क्या है? फुटसी। विश्व सबसे विशाल बौद्ध मंदिर। विश्व का सबसे विशाल बौद्ध मंदिर कहाँ है? सबसे विशाल बौद्ध मंदिर कहाँ है? इंडोनेशिया। बताइएगा यूरिया का निर्माण शरीर के किस अंग में होता है? यकृत में, लिवर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में बेरोजगारी कैसा है? एकदम राइट है। संरचनात्मक स्ट्रक्चर है। बताइएगा भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? खूब क्वेश्चन पूछता है। CSO केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। खूब क्वेश्चन पूछता है। CSO राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? CSO। बताइएगा माई म्यूजिक माई लाइफ। माई म्यूजिक माई लाइफ किसका है? पंडित रविशंकर। माई म्यूजिक माई लाइफ पंडित रविशंकर। माई म्यूजिक माई लाइफ पंडित रविशंकर। कितने पाकिस्तान पुस्तक का लेखक?
कमलेश्वर। कितने पाकिस्तान? कमलेश्वर। कितने पाकिस्तान? कमलेश्वर। कितने पाकिस्तान? कमलेश्वर। कितने पाकिस्तान? कमलेश्वर। 1 रुपये के नोट पे किसका साइन होता है? वित्त सचिव। किसका? सही बोले आप, ठीक ना। 4 डिग्री पे जल का घनत्व क्या होता है? 4 डिग्री घनत्व होता है, महत्तम हो जाता है। हाँ, 4 डिग्री पे घनत्व क्या होता है? महत्तम। आयतन न्यूनतम। याद रखिए। इसी के साथ आज का क्यूज समाप्त किया जाता है। जय हिंद, जय भारत। ठीक, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।